आरोग्य भारती द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे जी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुनील जोशी जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार बारसणे जी, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, संपूर्ण देश के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और संतोष का अनुभव हो रहा है। संतोष इसलिए कि पिछले 2-2.5 वर्षों में पूरी दुनिया एक अदृश्य महामारी के दौर से गुजरी और बहुत कम लोग होंगे, शायद 1-2% हो पूरी मानवता का, जो इस अदृश्य महामारी के प्रकोप से बचा हो। किसी न किसी समय, किसी न किसी रूप में हम सब उससे प्रभावित रहे। मुख्यमंत्री जी ने तो अपना स्वयं उदाहरण दिया और मैं समझता हूं कि एक ये वास्तविकता रही कि उस समय शायद इंसान सोच रहा था कि यदि हमारे वैज्ञानिक न होते, हमारे चिकित्सक गण न होते, तो शायद हमें क्या होता। और सही मायने में जो वैक्सीन्स आई, उनसे पूरी दुनिया में मानवता का बहुत एक मेजर परसेंटेज बच गया। अन्यथा इसी प्रकार की बीमारी 100 वर्ष पहले आई थी, जब उसमें कहा गया था कि करोड़ों लोग एक साथ गुजर जाते थे। और इस वैक्सीन का मैंने हवाला इसलिए दिया कि मैं अभी 8 दिनों की एक 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर गया था। एक कंट्री है, कैरेबियन कंट्रीज 2 हैं, एक जमैका और दूसरा सेंट विंसेंट। वहां के प्रधानमंत्री और जो गवर्नर जनरल हैं, भारत सरकार ने, छोटे छोटे कंट्री हैं, एक कंट्री की 30 लाख पॉपुलेशन है और एक कंट्री की सेंट विंसेंट की 1.25 लाख लोग, जो कि भोपाल की एक कॉलोनी की जनसंख्या होगी। लेकिन उनको हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने 50-50 हजार वैक्सीन्स भेजी मुफ्त में। प्रत्येक कंट्री में 4-4 कार्यक्रम थे जिनमें कि मुझे शामिल होना था। इस प्रकार से दोनों देशों में 8 कार्यक्रम संपन्न हुए। 8 कार्यक्रमों में वहां के गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष की प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं थे और वो बार बार यही कह रहे थे कि यदि समय पर हमें वैक्सीन ना मिली होती कोविशील्ड, तो शायद जो 1.25 लाख जिसकी पॉपुलेशन है सेंट विंसेंट की, वो कह रहे हम तो आधे रह जाते हैं। तो ये एक कितना एक चमत्कार सही मायने में। और आज उसी परंपरा को, उसी विषय पर मंथन करते हुए कि भी आगे इस प्रकार की अगर कोई अदृश्य महामारी आती हमारे सामने, तो उससे हम कैसे बचा जा सकता है, और उसकी जो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच पर एक जो संगोष्ठी कहें या जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है आरोग्य भारती द्वारा, वो एक प्रशंसनीय कार्यक्रम है और उसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरे देश में सक्रिय आरोग्य भारती के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं की सराहना भी करता हूं। लगभग 20 वर्ष पहले, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया था, नवंबर 2002 में भारतीय पंचांग के अनुसार धन्वंतरी त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन केरल में आरोग्य भारती की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना में सभी चिकित्सा पद्धति से जुड़े लोगों का सक्रिय योगदान था। आरोग्य भारती की गतिविधियों
तथा श्री अशोक वार्ष्णेय जी की कार्यशैली से मैं पूर्व परिचित हूं। इसीलिए इस संस्था के आरंभिक दिनों को याद करके तथा आज इसके देशव्यापी विस्तार तथा प्रभाव के बारे में जानकर मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पिछले 2 दशकों के दौरान आरोग्य भारती ने समग्र दृष्टि रखते हुए देशवासियों के स्वास्थ्य के हित में सुविचारित और सुसंगठित रूप से कार्य किया है। मुझे बताया गया है कि सभी राज्यों और 85% जिलों में आरोग्य भारती की टीम सक्रिय है। मैं संस्था के राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रसार व कार्यकलापों की सराहना करता हूं। आरोग्य भारती की सोच बहुत साफ और सरल है। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो सभी परिवार स्वस्थ रहेंगे, सभी परिवार स्वस्थ रहेंगे तो गांव और शहर स्वस्थ रहेंगे और अंततोगत्वा इस प्रकार पूरा देश स्वस्थ रहेगा। ये इनकी सोच है। ऐसा करते हुए हम अपनी उस प्रार्थना को कार्य रूप दे सकेंगे जिसमें कामना की गई है कि सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देवियों और सज्जनों, पूरे देश में एक स्वास्थ्य तंत्र की आवश्यकता को समझने के लिए देश की वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं पर विचार करना भी सहायक होगा। एक ओर हमारा देश इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन रहा है, तो दूसरी ओर अनेक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार की भी आवश्यकता है। अर्थात ये जिम्मेदारी देश के लिए एक चैलेंज है। जब मैं मेडिकल टूरिज्म की बात करता हूं तो विदेश के लिए जितनी सस्ता उपचार इंडिया में है उतना आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं, चूंकि विदेश यात्राओं का जो अनुभव होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अभी कुछ ही मेरे ख्याल से पिछले माह शायद हमारा तुर्कमेनिस्तान जाना हुआ। अफगानिस्तान से आगे है कंट्री। तो और उसके बाद में हम एक दूसरे यूरोपियन कंट्री में गए थे। लेकिन वहां जो हमें अनुभव मिला, उन्होंने बार बार वहां के जो राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री बार बार मेडिकल फैसिलिटीज की इंडिया क्या प्रोवाइड कर सकती है उसके बारे में ज्यादा हमसे जानकारी बात कर रहे थे। अन्य बातों को छोड़ करके मैं उनके संबंधों की बात करता था कि इंडिया और आपकी कंट्री के साथ संबंध कैसे अच्छे और बने, और वो जो थे वो मेडिकल सुविधाओं की बात कर रहे थे। अर्थात हमारी जो इंडिया की जो सस्ती उपचार या ट्रीटमेंट प्रणाली है वो आपको विश्व में और कहीं नहीं मिलेगी। और इसीलिए आपको दिल्ली के हॉस्पिटल हों, दिल्ली के नजदीक आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको दिल्ली के पेशेंट्स कम मिलेंगे, अगर विदेशी मिलेंगे तो हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के ज्यादा मिलेंगे। अर्थात ये चैलेंज जो है वो पूरे देश के लिए है। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से कौन सा हम उपचार देते हैं, किस रोग के लिए देते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, वैज्ञानिकों की, चिकित्सकों की, और जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन सब की बनती है। वर्ष 2017 में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत हमारा लक्ष्य है कि सभी व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं किफायती खर्च पर सुलभ, व्यापक तथा समग्र रूप से सबके आरोग्य की व्यवस्था करना भी इस नीति का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों की भागीदारी के साथ साथ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। इस संदर्भ में आरोग्य भारती ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ सभी चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का अत्यंत लाभकारी प्रयास किया है। आधुनिक जीवन शैली से जनित
अस्वस्थता की रोकथाम पर विशेष ध्यान देकर आरोग्य भारती प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर को प्राथमिकता देने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रही है। देवियों और सज्जनों, प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के विज्ञान सम्मत आयामों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़ना सबके लिए हितकर सिद्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा योग को बड़े पैमाने पर उत्साहपूर्वक अपनाया जाना इसलिए संभव हो पाया कि योगासन और प्राणायाम सहित आयुर्वेद की अनेक पद्धतियां पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। ये पद्धतियां पूरे विश्व समुदाय के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई हैं। देवियों और सज्जनों, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना करते समय लिखा था कि उन्होंने तत्कालीन भारत में उपलब्ध आरोग्य के नियमों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया। योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि सदियों पहले हमारे देश में एक देश एक स्वास्थ्य तंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान था। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की व्यापक स्वीकृति द्वारा भी प्राचीन काल से ही अखिल भारतीय स्वास्थ्य तंत्र की उपस्थिति का अनुमान होता है। हाल ही में मुझे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें भाग लेने का अवसर मिला, जहां पर अनेक साधु और साध्वी गण भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और मैंने देखा कि शारीरिक रूप से भी सामान्य गृहस्थ लोगों की अपेक्षा, हम सब लोग गृहस्थ हैं, हम सब की तुलना में वे साधु और साध्वी जन कहीं अधिक स्वस्थ दिखाई पड़ रहे थे, तन से भी मन से भी। और उनके बेहतर स्वास्थ्य का कारण बहुत स्पष्ट था, क्योंकि वो प्रकृति के अनुरूप तथा सादगीपूर्ण जीवन शैली व अच्छे विचार उनके बेहतर स्वास्थ्य का आधार था। और जिसकी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बात कही है, मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी बात कही है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और इन सब की बातों को लेकर के यदि व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका स्वास्थ्य सही मायने में उसके हाथ में ही होता है। और जब वो अपने हाथ से निकल जाता है तो उसको स्वाभाविक है डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, और कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि हम सभी जैसे जो सामान्य लोग हैं उनको भी अपने दैनिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ प्रकृति के अनुरूप तथा सरल जीवन शैली अपनाना चाहिए। आचार विचार तथा खान पान में सरलता के साथ साथ शारीरिक श्रम करते रहने से अधिकांश लोग रोग मुक्त हो सकते हैं। कभी कभी योग अर्थात और आयुर्वेद को कभी कभी कुछ लोग हैं जो कि गलतफहमी डालने के उद्देश्य से उसको किसी मजहब या धर्म से भी जोड़ देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक उदाहरण देता हूं कि किसी डॉक्टर के पास दो मजहब के लोग जाएं, किसी भी मजहब का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी मजहब हो, और वो ये कहे, डॉक्टर ये कहे कि भाई आप प्रातःकाल 5 बजे उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, पार्क में जाइए, कुछ योगासन करिए, और वो घर आता है। बाद में वो ये नहीं कहता कि नहीं नहीं मुझे तो, ये डॉक्टर के पास भी जाते समय ये नहीं कहता कि नहीं मेरा मजहब तो इसमें आड़े आ रहा है, क्योंकि ये तो योग की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, ये तो किसी मजहब से संबंधित है, इसको हम नहीं करेंगे। नहीं करेगा, कभी नहीं, डॉक्टर से विरोध नहीं करेगा, और जाएगा घर में करता है। वो बात दूसरी है कि बाहर जाकर के भले कहे कि मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको अपने स्वास्थ्य की चिंता है। और इसीलिए वो कहने के लिए कुछ लोग हैं जो कि इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों की रोग निवारण के लिए
आपको जो भी दवा लेनी होगी उसमें ना तो मजहबाड़े आता है। यदि आपको किसी दृष्टि से शारीरिक एक्सरसाइजेस करनी है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी न क्षेत्रीय है, न मजहब है, न धर्म है, न आपका कोई जेंडर है, किसी प्रकार की रोक रुकावट नहीं आती है और लोग करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। अंत में मैं कहूंगा कि श्रीमद् भागवत गीता में इसी बात को बड़ी सरलता से कहा गया। किस बात को? कि प्रकृति के साथ जितना आप संपर्क में रहेंगे उतने ही आप अधिक स्वस्थ रहेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बवहोदस्य योगो भवति दुखा। अर्थात उचित आहार विहार करने वाले, अपने काम के प्रति समुचित चेष्टा करने वाले तथा ठीक समय पर सोने और जागने वाले व्यक्ति का योगपूर्ण जीवन उनके समस्त दुखों को समाप्त कर देता है। ऐसी ही समुचित जीवन शैली को अपनाने का सुझाव देने वाली परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता को विश्व स्तर पर अपनाया जा रहा है। इसी वर्ष जिसका उल्लेख किया अशोक वार्ष्णेय जी ने भी, कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक श्री टेड्रोस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम की आधारशिला रखी। वहां भारत सहित विश्व के 170 देशों की चिकित्सा पद्धतियों पर अध्ययन और शोध करने की योजना है। ये एक बहुत ही सुंदर और सुखद पहल है जिसकी भरपूर प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे सभी समग्र व समावेशी प्रयासों से आरोग्य भारती के प्रकल्पों को भी संबल प्राप्त होगा। मेरी शुभकामना है कि ये संस्थान स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देता रहे तथा जनमानस में विशेष स्थान अर्जित करे। धन्यवाद। जय हिंद।